कुछ डर खामोश होते हैं और कुछ चिल्लाते हुए अंदर घुस जाते हैं। कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज एक ऐसी दुनिया लेकर आया है जहां क्यूरियोसिटी मौत का दूसरा नाम है। हर कैबिनेट के अंदर एक कहानी, एक पाप और एक मॉन्स्टर बंद है। लेकिन याद रखना, ये मॉन्स्टर्स तुम्हें नहीं ढूंढते, वो तुम्हारे अंदर पहले से रहते हैं। जब कैबिनेट खुलती है तो सिर्फ अंधेरा नहीं निकलता, वो तुम्हें अंदर खींच लेता है। तो रेडी हो खौफ से मिलने के लिए? वेलकम टू खून फ्लेक्स, जहां हर कहानी खून से लिखी जाती है। कहानी की शुरुआत 1990s अमेरिका में होती है, जहां एक आदमी टिम ब्लेक अपने घर में होता है। अचानक उसे हार्ट अटैक होता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके पास एक स्टोरेज रूम था, लॉट 36। कंपनी टिम का लॉकर ऑक्शन करती है, जिसे निक जीत लेता है, बिना ये जाने के अंदर क्या है। निक चाबी लेने जाता है। एडी उसे कैमरा फुटेज दिखाता है, जिसमें टिम अपना लॉकर खोलने से पहले अजीब तरीके से चलता हुआ नजर आता है, लेकिन निक उसकी बात इग्नोर कर देता है। निक के जाने के बाद अमीलिया आती है। वो एडी से मिलती है और कहती है, वो लॉकर मेरा था, तुमने ऑक्शन क्यों किया? एडी कहता है, मैंने नोटिस भेजा था, लेकिन आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब वो लॉकर निक के पास है, वो सामने खड़ा है, उससे बात कर लो, शायद वो लॉकर आपको दे दे। निक एक एंग्री, रेसिस्ट और ग्रीडी शख्स है। वो अमीलिया को लॉकर देने से इनकार कर देता है। जब वो लॉट 36 खोलता है तो उसके अंदर पुराना फर्नीचर, कुछ एंटीक्स और एक मिस्टीरियस ट्रंक मिलता है। निक ये सामान अमीलिया नाम के एक ओल्ड एंटीक डीलर के पास ले जाता है। अमीलिया को कुछ चीजें वैल्यूएबल लगती हैं, लेकिन जब वो ट्रंक देखती है, उसे महसूस होता है कि ये कुछ अलग और डार्क चीज है। ट्रंक के अंदर पुराने ऑकल्ट सिंबल्स और 3 एंशिएंट रिचुअल बुक्स मिलती हैं। अमीलिया रिसर्च करती है और बताती है कि ये ट्रंक एक नाजी ऑकल्टिस्ट का था, जो डीमन से कनेक्शन बनाता था। उसके पास 4 रिचुअल बुक्स थीं, और अगर कोई आदमी वो चारों बुक्स इकट्ठी कर ले तो वो एक डीमन को समन करके अनलिमिटेड पावर पा सकता है। अमीलिया एक और एक्सपर्ट को बुलाती है, रोलैंड, जो ऑकल्ट कलेक्टिबल्स खरीदता है। रोलैंड कंफर्म करता है कि ये बुक्स असल हैं और मिलकर एक रिचुअल टेबल बनाती हैं। वो निक को एक बड़ी डील ऑफर करता है, लेकिन कहता है कि हमें लॉट 36 के अंदर ही रिचुअल टेबल कंप्लीट करनी पड़ेगी। निक और रोलैंड लॉट 36 के लिए निकलते हैं। दोनों स्टोरेज रूम पहुंचते हैं। रूम का पूरा सामान चेक किया जाता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। निक को एक अजीब बात महसूस होती है। रूम का साइज छोटा लगता है, जैसे पीछे कुछ छुपा हो। उसे एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है। वो लॉक खोलता है और अंदर से एक बहुत गंदी स्मेल आती है। रोलैंड कहता है, यहाँ किसी डीमन का साया है, इसी वजह से ये बदबू आ रही है। रोलैंड निक को समझाता है, अंदर किसी चीज को हाथ मत लगाना, ना ही कुछ बोलना, लेकिन निक उसकी बात इग्नोर कर देता है। दोनों अंदर जाते हैं। सामने एक पुरानी डेड बॉडी नजर आती है, जिसके चेहरे में एक डीमन बंद होता है, लेकिन निक को सिर्फ वो छोटी बुक चाहिए होती है। वो सर्कल तोड़ देता है जिसमें बॉडी बंद थी। रोलैंड उसे रोकता रहता है, लेकिन निक नहीं सुनता। जैसे ही निक बुक का पेज टर्न करता है, डीमन जिंदा हो जाता है। डीमन रोलैंड को खा जाता है। निक घबराकर वहां से भागता है, लेकिन जहां भी जाता है, डीमन उसके सामने आ जाता है। निक को एक बाहर निकलने का दरवाजा मिलता है, लेकिन वो बाहर से बंद होता है। तभी अमीलिया सामने नजर आती है। निक उसे चिल्लाता है, दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो, लेकिन अमीलिया उसकी बात नजरअंदाज करके वहां से चली जाती है। निक फिर से अंदर भागता है, लेकिन डीमन उसे भी पकड़कर खा जाता है। कहानी 1900s इंग्लैंड के एक कब्रिस्तान से शुरू होती है, जहां 2 चोर एक कब्र से लाश की ज्वेलरी चुरा रहे होते हैं, लेकिन मैसन इन चोरों को पकड़ लेता है और चुराया हुआ सामान वापस ले लेता है और दोनों को वहां से भगा देता है। मैसन कब्रिस्तान में नए दफन होने वालों की लाशें खोदकर उनसे गहने और कीमती चीजें चुरा लेता है। वो जैसे ही दांत निकालता है, वो उससे गिर जाता है। जब वो उसे उठाने के लिए हाथ डालता है, उससे एक चूहा काट लेता है और दांत ले जाता है। मैसन पर बहुत सारा कर्जा है और उसे अपना कर्ज चुकाने के लिए ज्यादा माल चाहिए। वो बताता है कि एक चूहा वो दांत ले गया था, इस वजह से वो दांत नहीं ला पाया। मैसन कर्जा उतारने के लिए थोड़ा और वक्त मांगता है। फिर मैसन अपने दोस्त के पास जाता है, जो डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम करता है। वो उससे लाशें दिखाता है।
मैसन को एक अमीर आदमी की लाश मिलती है जिसके दांत गोल्ड के होते हैं। वो उसके दांत निकालने वाला होता है, लेकिन अचानक डेड बॉडी के रिश्तेदार आ जाते हैं। वो एक पुराने कब्रिस्तान में काम करता है जहां लोग कहते हैं कि चूहे कब्रों के नीचे रास्ते बनाकर लाशें खा जाते हैं। मैसन को ये बात मजाक लगती है। रात को वो कब्र खोदता है, लेकिन देखता है कि लाश वहां नहीं है। चूहों ने लाश खींचकर जमीन के अंदर ले गई होती है। मैसन घबरा जाता है, लेकिन लालच उसे अंदर गिरने पर मजबूर करती है। वो चूहों के बनाए हुए तंग और अंधेरे टनल्स में घुस जाता है। अंदर वो देखता है कि ये चूहे आम नहीं हैं, ये बहुत बड़े और खतरनाक हैं। एक चूहा उस पर हमला करता है। मैसन उसे मार देता है, लेकिन वो और गहराई में चला जाता है। आखिर वो एक बड़ी अंडरग्राउंड चेंबर में पहुंचता है जहां पुरानी लाशें और उनके साथ बहुत सारी ज्वेलरी पड़ी होती हैं। वो सब उठाता है, फिर वो पूरी जगह को देखता है। उसे सामने एक लाश नजर आती है जिसके गले में एक नेकलेस होता है। मैसन जैसे ही वो नेकलेस निकालता है, अचानक वो लाश जिंदा हो जाती है और मैसन पर हमला कर देती है। वो बड़ी मुश्किल से वहां से भागता है। तभी एक अजीब सा क्रीचर सामने आता है, जैसे कोई पुरानी देवी या कॉप्स क्वीन। मैसन उसे भी मार देता है। वो उनसे बचकर आगे बढ़ता है और एक पुरानी कब्र के अंदर फंस जाता है। ऊपर से कब्र बंद हो जाती है। उसे लगता है वो सेफ है, लेकिन तभी छोटे छोटे चूहे उसके इर्द गिर्द आ जाते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं। अगले दिन कब्र खोलने वाले लोग देखते हैं कि अंदर सिर्फ मैसन की लाश है। चूहों ने उसका पूरा बदन खा लिया होता है। कहानी यहाँ एंड होती है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से माइनिंग टाउन से, जहां एक अजीब एक्सप्लोजन होता है। पुलिस ऑफिसर शेरिफ नेट को शक होता है कि ये आम ब्लास्ट नहीं था। ब्लास्ट से पहले एक अजीब सा आदमी जो एलन माइनर्स के पीछे भाग रहा होता है और उसका बिहेवियर बहुत ही अनोखा लगता है। ब्लास्ट के बाद शेरिफ नेट फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर कार्ल विंटर्स को बुलाता है ताकि वो डेड बॉडीज का ऑटोप्सी करे और पता लगाएं कि असल में हुआ क्या था। डॉक्टर कार्ल कैंसर से मर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अपना काम करते हुए टाउन आता है। शेरिफ बताता है कि 2 महीने पहले 8 लोग गायब हो गए थे, लेकिन उनकी बॉडीज नहीं मिली। एक दिन जंगल में एक लाश मिली, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके अंदर खून नहीं था। फिर अगले दिन एक और आदमी जिसका नाम एबेल था और जो माइन में काम करता था, वो भी मिसिंग हो गया। वो आखिरी दफा क्लब में जो एलन से मिला था। शेरिफ जो एलन के घर जाता है, वहां उसे एक अजीब चीज मिलती है जिसे वो गाड़ी में रख लेता है। फिर वो जो एलन की काम वाली जगह जाता है। अचानक जो एलन गाड़ी से वो अजीब चीज निकालता है और भागता है जहां एक्सप्लोजन होता है। ये स्टोरी सुनाने के बाद शेरिफ नेट डॉक्टर कार्ल को ऑटोप्सी रूम में ले जाता है। ऑटोप्सी रूम में डेड बॉडीज एक एक करके अंदर रखी होती हैं। डॉक्टर कार्ल पहले जो एलन की बॉडी चेक करता है। उसकी स्किन पर अजीब मार्क्स होते हैं, जैसे कुछ अंदर से हिला हो। फिर वो बाकी माइनर्स की बॉडीज चेक करता है। उनके अंदर भी अनयूजुअल साइंस होते हैं। जब वो एक बॉडी कट करता है, अंदर से एक काला चिपचिपा पैरासाइट निकलता है, जैसे कोई एलियन जिस्म के अंदर घुसकर इंसान को कंट्रोल कर रहा हो। वो पैरासाइट हिल भी रहा होता है। फिर उसे पता चलता है कि जो एलन की बॉडी खाली नहीं है, अंदर से कोई जिंदा चीज उससे बात करना शुरू करती है। पैरासाइट डॉक्टर विंटर्स से सीधी आवाज में कहता है कि वो एलियन स्पीशीज हैं जिसे इंसानी जिस्म चाहिए होता है ताकि वो उनकी सेंसेस और उनकी जिंदगी कंट्रोल कर सकें। एलियन बताता है कि उसने पहले जो एलन को यूज किया, फिर माइनर्स को अपने कंट्रोल में लिया और ये चेन ऐसे ही आगे बढ़ती जाती अगर ब्लास्ट ना होता। अब वो डॉक्टर विंटर्स का जिस्म लेना चाहता है ताकि वो शेरिफ को भी मारकर टाउन को क्वाइटली टेक ओवर कर सके। एलियन डॉक्टर विंटर्स की बॉडी को कंट्रोल करना शुरू करता है। उसका गला फ्यूज होता है, हड्डियां टूट रही होती हैं, लेकिन डॉक्टर विंटर्स जो वैसे ही मरने वाला होता है, एक ब्रिलियंट प्लान बनाता है। वो अपने हाथ की मूवमेंट लॉक कर देता है, अपनी बॉडी को कट कर देता है, अपनी आंखें फोड़ देता है, अपनी जबान काट देता है ताकि एलियन उसकी सेंसेस यूज ना कर सके। वो एलियन को बॉडी दे तो देता है, लेकिन बिना आंखों, बिना जबान, बिना कंट्रोल के। सुबह शेरिफ ऑटोप्सी रूम में आता है। एलियन विंटर्स के जिस्म में घुस चुका होता है, लेकिन वो कुछ देख नहीं सकता। फिर डॉक्टर विंटर्स टेप रिकॉर्डर ऑन करके शेरिफ नेट को सब कुछ एक्सप्लेन कर जाता है। डॉक्टर अपनी बॉडी पर लिखता है, टेप रिकॉर्डर ऑन करो और मेरी बॉडी को जला दो। कहानी यहाँ एंड होती है। कहानी शुरू होती है स्टेसी चैपमन से,
एक सीधी साधी, शर्मीली, थोड़ी ऑकवर्ड सी लड़की। स्टेसी बैंक में काम करती है, लेकिन हमेशा फील करती है कि वो ऑफिस की दूसरी प्रिटी लड़कियों जैसी नहीं है। उनकी कंपनी, उनका कॉन्फिडेंस, उनका दिखावा सब स्टेसी को अपने आप से और ज्यादा नफरत दिलाता है। उसे लगता है कि वो हमेशा बैकग्राउंड का हिस्सा है, कभी स्पॉटलाइट का नहीं। क्रिसमस पर ऑफिस की स्टाइलिश गर्ल्स एक दूसरे को एलो ग्लो नाम का एक्सपेंसिव लोशन गिफ्ट करती हैं। स्टेसी को भी वो क्रीम मिलती है, लेकिन जब वो उसे ट्राई करती है, उसके चेहरे पर तेज जलन और एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाता है। चेहरा लाल, सूजा हुआ और स्टेसी की इनसिक्योरिटी और गहरी हो जाती है। रात को जब वो टीवी ऑन करती है, उसे एक क्रीपी हेलुसिनेशन होती है। एलो ग्लो का सीईओ डायरेक्टली उसे बात करता हुआ दिखाई देता है। स्टेसी, तुम स्पेशल हो, बस लोशन यूज करती रहो। अगली रात स्टेसी फिर लोशन लगाती है। इस दफा रिएक्शन पहले से भी ज्यादा दर्दनाक होता है। उसकी पूरी स्किन पर रेड ब्लिस्टर्स निकल आते हैं, बॉडी फीवर में जलती है और वो बिल्कुल टूट जाती है। स्टेसी का हस्बैंड कीथ उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है, स्टेसी, ये क्रीम तुम्हारी स्किन जला रही है, बंद करो। लेकिन स्टेसी अब मेंटल और इमोशनल ट्रैप में फंस चुकी होती है। उसे लगता है अगर वो थोड़ा और सह ले तो वो भी ब्यूटीफुल हो सकती है। ट्रांसफॉर्मेशन अब ब्रूटल हो जाता है। स्टेसी की स्किन लिटरली पिघलती हुई नजर आती है, जैसे उसका पूरा पुराना जिस्म उतर रहा हो। इस बीच उसे फिर हेलुसिनेशन होती है। सीईओ उसे मोटिवेट करता है, कीप गोइंग स्टेसी, तुम वो बन रही हो जो तुम्हें बनना चाहिए। स्टेसी का दर्द और ऑब्सेशन एक साथ एक्सट्रीम तक पहुंच जाते हैं। कीथ स्टेसी को लोशन से दूर रखना चाहता है, लेकिन स्टेसी अब कोई और ही बन चुकी होती है। एक इंटेंस फाइट होती है और स्टेसी अपने हस्बैंड को मार देती है, बिना किसी गिल्ट, बिना किसी डर के, जैसे उसके अंदर एक नई कोल्ड हार्टेड स्टेसी जिंदा हो गई हो और पुरानी स्टेसी मर चुकी हो। स्टेसी बाथरूम की तरफ जाती है, उसे लोशन में बॉडी नजर आती है। वो बाथरूम टब में बैठ जाती है। अगली सुबह स्टेसी बाथरूम से निकलती है, लेकिन वो स्टेसी चैपमैन नहीं होती। अब वो एक नई और परफेक्ट वर्जन होती है। फ्लॉलेस स्किन, स्मूथ फेस, ब्राइट स्माइल और एक अजीब सा कॉन्फिडेंस, जैसे एलो ग्लो ने उसका पुराना इंसान खा लिया हो और बदले में एक आर्टिफिशियल प्लास्टिक जैसा नया इंसान पैदा कर दिया हो। वो अपने हस्बैंड को काट देती है और उसके अंदर कुछ चीजें डालकर एक मूर्ति बना देती है। एंड सीन में स्टेसी ऑफिस जाती है। इस दफा सब लड़कियां उससे देखकर इम्प्रेस्ड होती हैं। स्टेसी फाइनली उनके ग्रुप का हिस्सा बन जाती है। कैमरा उसके अननेचुरल स्माइल पर जूम होता है, एक ऐसी स्माइल जो इंसानी नहीं लगती। कहानी शुरू होती है 1909 में एक आर्ट स्टूडेंट विल से, जो अपनी गर्लफ्रेंड की पेंटिंग उसके घर बना रहा होता है। वहां से निकलने के बाद वो क्लास में जाता है। उसकी नजर रिचर्ड की अजीब पेंटिंग पर पड़ती है। रात में विल कब्रिस्तान जाता है, जहां रिचर्ड पेंटिंग बना रहा होता है। रिचर्ड एक अजीब और चुपचाप रहने वाला आर्ट स्टूडेंट होता है। रिचर्ड जो कुछ पेंट करता है वो आम इंसानी इमेजिनेशन से बहुत ज्यादा खौफनाक होता है। एक दिन रिचर्ड अपनी एक हॉरिफिक पेंटिंग क्लास में लाता है। सब टीचर्स उसकी पेंटिंग देखकर गुस्सा हो जाते हैं। वो विल से कहता है, इन लोगों को आर्ट के बारे में कुछ नहीं पता। रिचर्ड कहता है, मैं तुम्हें अपनी पेंटिंग्स दिखाऊंगा। वो उसे घर ले जाता है। वहां विल पेंटिंग में देखता है, आधी मॉन्स्टर जैसी औरत होती है। उसका चेहरा बिगड़ा हुआ होता है। रिचर्ड बताता है, इस औरत का नाम लविनिया था। इसने अपने हस्बैंड को मार दिया था और उसकी बॉडी को फैमिली डिनर में पकाया था। विल पेंटिंग को देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है, जैसे रिचर्ड किसी असल नाइटमेयर को कैनवस पर उतार रहा हो। पेंटिंग देखते वक्त विल को हेलुसिनेशन आते हैं। क्रीचर का चेहरा हिलता हुआ और उसकी सोई हुई आंखें खुलकर सीधा विल की तरफ देखती हैं। वो घबरा कर आंख झपकता है और हेलुसिनेशन गायब हो जाती है, लेकिन डर उसके अंदर उतर जाता है। विल वहां से भागता है और जैसे ही नीचे आता है उसे एक खौफनाक हेलुसिनेशन आता है। जैसे ही वो सोकर उठता है उसकी शर्ट फटी होती है। विल का दोस्त आता है। वो बताता है, तुम कल रात से सो रहे हो और अब शाम हो गई है। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड रेबेका के घर जाता है, जहां पार्टी चल रही होती है। वहां भी उसे खौफनाक हेलुसिनेशंस नजर आते हैं। विल परेशान होकर रिचर्ड के घर जाता है, लेकिन वो घर छोड़कर जा चुका होता है। इसके बाद कहानी 1926 से शुरू होती है। विल लाइफ में सक्सेसफुल पेंटर है। उसकी शादी रेबेका से हुई होती है और एक बेटा भी होता है। रात में विल सो जाता है। उसे ख्वाब आता है, वो एक पार्टी में है जहां डिनर चल रहा है।
उसे वही पेंटिंग वाली औरत नजर आती है जिसने अपने हस्बैंड को पकाकर फैमिली को खिला दिया था। तभी उसकी आंख खुलती है। विल नीचे जाता है, उसे एक पेंटिंग नजर आती है। जब वो उसे खोलता है तो ये वही पेंटिंग थी जो रिचर्ड ने दिखाई थी। विल पेंटिंग को खराब करने की कोशिश करता है, लेकिन वो शैतान उसे मारने लगता है। तभी रेबेका आ जाती है और विल की जान बच जाती है। लेकिन रात में वो पेंटिंग विल का बेटा देख लेता है। अगले दिन आर्ट एग्जीबिशन होता है। वहां उसे अचानक रिचर्ड नजर आता है। विल को शक होता है कि रिचर्ड की पेंटिंग्स इमेजिनेशन नहीं है। वो सबको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई नहीं मानता। अगले दिन विल रिचर्ड से कहता है, तुम अपनी सब पेंटिंग्स जला दो, क्योंकि उन्हें देखने के बाद लोगों को नाइटमेयर्स आने लगते हैं। रिचर्ड कहता है, ठीक है, लेकिन तुम मेरी लास्ट पेंटिंग देख लो जो मैंने अब बनाई है। उसके बाद जैसा तुम कहोगे मैं करूंगा। रिचर्ड एक रात विल को अपने घर बुलाता है। घर पुराना, धूल से भरा हुआ और नीचे एक क्रीपी बेसमेंट होता है। बेसमेंट में डजन्स ऑफ हॉरिफाइंग पेंटिंग्स लटक रही होती हैं। मॉन्स्टर्स, इंसानी जिस्मों की गिरी हुई शेप्स और कुछ ऐसी तस्वीरें जो इतनी रियल लगती हैं कि विल को फील होता है जैसे वो जिंदा हों। जब रिचर्ड अपनी सबसे डार्क पेंटिंग दिखाता है, विल को बेसमेंट के कॉर्नर में एक शैडोई क्रीचर हिलता हुआ दिखाई देता है। रिचर्ड मुस्कुराते हुए कहता है, मैं वो पेंट करता हूँ जो मैं देखता हूँ। इस लाइन से विल की रूह तक कांप जाती है। बेसमेंट में वही रियल मॉन्स्टर सामने आ जाता है, वही जैसा रिचर्ड हमेशा पेंट करता था। विल सब पेंटिंग्स को जलाने वाला होता है ताकि रिचर्ड ये पागलपन बंद कर दे, लेकिन अचानक विल रिचर्ड को गोली मार देता है और एक मॉन्स्टर निकलता है जो रिचर्ड को अपने साथ ले जाता है। विल पूरी बेसमेंट जला देता है। कुछ दिन बाद विल आर्ट एग्जीबिशन रखता है। वो अपनी बीवी और बेटे को भी लेकर आता है। तब एक स्टाफ मेंबर बताता है, यहाँ रिचर्ड की एक पेंटिंग लगाई गई है। विल परेशान हो जाता है, लेकिन जब वो अपने दोस्त को देखता है, उसने वो पेंटिंग देख ली थी और अपनी आंखें फोड़ ली थी। विल रेबेका से कहता है, तुम दोनों घर जाओ, यहाँ एक्सीडेंट हुआ है। विल स्टाफ मेंबर से कहता है, तुम वो पेंटिंग मत देखना और उसे जला देना। विल घर आता है और वो सीन देखकर उसका खून जम जाता है। उसकी वाइफ ने अपनी आंखें निकाल ली होती हैं, बिल्कुल उस मॉन्स्टर की तरह जो रिचर्ड की पेंटिंग्स में होता था। विल पूछता है, हमारा बेटा किधर है? रेबेका जवाब देती है, उसी को तो पका रही हूँ हमारे डिनर के लिए। वो जैसे ही ओवन खोलता है, वहां उसे सर नजर आता है। एपिसोड यहाँ एंड होता है। कहानी शुरू होती है वॉल्टर से। वो अपनी ट्विन बहन एपरली, जो बहुत बीमार है, उसके साथ होता है। वॉल्टर कहता है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, लेकिन एपरली की मौत हो जाती है। अचानक उसकी रूह सामने आ जाती है और एक चीज जो नजर नहीं आती वो एपरली को एक दूसरी दुनिया में ले जाती है। वॉल्टर उस दुनिया का दरवाजा बंद होते देखता है। सालों बाद वॉल्टर पैरानॉर्मल रिसर्च में घुस जाता है। मीडियम्स और साइंटिस्ट्स के साथ मिलकर दूसरी दुनिया तक पहुंचने की कोशिश करता है। एक दिन वो काम वाली जगह पर होता है। वहां दो लोग आपस में दूसरी दुनिया की बात करते हैं, एक जंगल जहां इंसान की आत्मा जाती है। वॉल्टर इन दोनों के पास जाता है और जंगल जाने का रास्ता पूछता है। वॉल्टर कहता है, मैंने उस जंगल का दरवाजा बंद होते देखा है। वो आदमी वॉल्टर को अपने साथ एक क्लब में ले जाता है। वहां उसे एक ड्रग देता है जो उसे जंगल ले जाएगा। जैसे ही वॉल्टर ड्रग लेता है, उसकी आंख एक और दुनिया में खुलती है। वो जंगल के अंदर जाता है जहां बहुत सी आत्माएं घूम रही होती हैं। वो एपरली को आवाज लगाता है, उसे एपरली नजर आती है। जैसे ही वो पास जाता है, उसे पकड़कर वापस रियल वर्ल्ड में भगा दिया जाता है। रियल वर्ल्ड में आने के बाद वो अपने दोस्त फ्रैंक के पास जाता है। वॉल्टर उसे सब बताता है, लेकिन वो यकीन नहीं करता और कहता है, उन लोगों ने तुम्हें ड्रग दिया था जिसके असर की वजह से तुम्हें ये सब नजर आया। वॉल्टर फिर उसी क्लब में जाता है और दोबारा ड्रग लेता है। वो फिर जंगल में चला जाता है। उसे एक लड़की नजर आती है जो विच हाउस की पेंटिंग बना रही होती है। तभी उसे एपरली की आवाज आती है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। अचानक उसे जंगल से निकाल दिया जाता है, लेकिन इस दफा उसके हाथ में एपरली का कपड़ा आ जाता है। जागने के बाद उस कपड़े को हाथ में देखकर बहुत हैरान होता है। वो घर जाकर उस विच हाउस के बारे में स्टडी करता है जिसकी पेंटिंग उसने जंगल में देखी थी। वॉल्टर को यकीन हो जाता है कि एपरली अभी भी किसी और डायमेंशन में फंसी हुई है और उसे बचाने का रास्ता सिर्फ एक जगह से मिल सकता है, विच हाउस। उसे पता चलता है कि उस विच के पास जंगल में जाने की चाबी थी जिसे वो यूज करके जंगल में आती जाती थी। वॉल्टर फैसला करता है कि वो उस विच के घर में जाकर रहेगा और उस चाबी का पता लगाएगा।
विच हाउस एक पुराना टूटा फूटा बदनाम घर होता है जहां के बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ 300 साल पुरानी विच केजिया मेसन अभी तक अपना जादू चला रही है। वॉल्टर बिना सोचे समझे उस घर में शिफ्ट हो जाता है। घर की दीवारों पर अजीब नक्श, सिंबल्स और दूसरी दुनिया के रास्तों के निशान मिलते हैं। रात होते ही घर का माहौल बदल जाता है और वॉल्टर को एक छोटा इंसानी चेहरे वाला चूहा नजर आता है, ब्राउन जेनकिन, जो भारी आवाज में उसे वॉर्न करता है। इसी वक्त अंधेरे से केजिया मेसन खुद निकलकर वॉल्टर पर हमला कर देती है। उसके मुर्दे जैसे लंबे हाथ, सफेद जिल्द और गुमशुदा आंखें देखकर ही खून जम जाता है, लेकिन वो विच उसे छोड़ देती है और दीवार पर इशारा करती है। वॉल्टर की आंख खुलती है, उसे दीवार पर 2 लोग नजर आते हैं, मतलब ट्विन बहन भाई मिलकर एक चाबी बनते हैं जिससे वो जंगल में जा सकता है। रात में वॉल्टर वो ड्रग विच हाउस में लेता है और जब दरवाजा खोलता है उसके पीछे वो विच भी आ जाती है। एपर्नी उसे मिलती है और कहती है, तुम्हारा किसी ने पीछा किया है और वो दरवाजे से अंदर आए हैं। अचानक विच आवाज लगाती है। दोनों भागते हैं और छुपते हैं, लेकिन वो चूहा विच को बताता है कि ये लोग यहाँ हैं। वॉल्टर की आंख खुलती है और उसके साथ एपरली रियल वर्ल्ड में आ जाती है। वॉल्टर उस चूहे को देखता है, वो भी रियल वर्ल्ड में आ जाता है। दोनों फिर भागते हैं और घर के नीचे वाले कमरे में एक औरत से मदद मांगते हैं। वो औरत कहती है, मैंने तुम्हें देखा है, तुम उस विच के कमरे में रह रहे थे। वो अपनी पेंटिंग्स देखती है और कहती है, ये सब विच का प्लान था और कल शाम तुम मर जाओगे और ये सब तुम नहीं रोक सकते। वॉल्टर परेशान होकर कहता है, अब हम क्या करें? वो औरत वॉल्टर को चर्च ले जाती है। वॉल्टर फ्रैंक को भी बुला लेता है। वो फ्रैंक से कहता है, मैं एपरली को वापस ले आया हूँ। फ्रैंक फिर भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। अचानक विच चर्च के बाहर आ जाती है। वो वॉल्टर को जादू के जरिए अपनी तरफ खींच लेती है और साथ ले जाती है। फ्रैंक जैसे ही पीछे देखता है उसे एपरली नजर आती है। वॉल्टर की चीखने की आवाज आती है। एपरली वहां से भागती है। विच अपनी जादू की स्टिक से वॉल्टर को मारने वाली होती है। अचानक एपरली आती है और उसी स्टिक से विच को मार देती है। विच के खत्म होने के बाद एपरली भी आजाद हो जाती है। वॉल्टर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह वॉल्टर को सीने में तेज दर्द महसूस होता है। उसके अपने ही सीने के अंदर से ब्राउन जेनकिन अपना इंसानी चेहरा जैसा मुंह बाहर निकालता है। विच का कर्ज पूरा हो गया था। एपरली आजाद थी, मगर वॉल्टर अब इस क्रीचर का नया घर बन चुका था। कहानी यहाँ खत्म होती है वॉल्टर की चीखों और ब्राउन जेनकिन की क्रीपी स्माइल के साथ।